आगे वो लिखते हैं कि 10 साल पहले जब मैं गया था तो उस वक्त कोई और सोच थी, लेकिन अब इंडिया की सोच बदल चुकी है। ये भारत तरक्की कैसे कर गया हमसे ज्यादा? हमसे 7 गुना ज्यादा फौज पर खर्च करता है। हम अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो 7 रुपये खर्च करता है। किस मुसीबत से हम निकलेंगे कैसे? ये जिन जो बोतल से निकला हुआ इसको वापस बोतल के अंदर कैसे डालेंगे? और फिर उसने ये देखा कि इस वक्त अगर कोई चाइना की टक्कर पर है मिडिल ईस्ट में तो वो इंडिया है। यकीन करें कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर 18 to 22 आवर्स की लोड शेडिंग है 24 आवर्स में से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली की इतनी कमी आई है कि अब इस जमाने में भी पाकिस्तानियों को 24 घंटों में से 22 घंटे बिजली के बिना रहना पड़ रहा है। इतना पाकिस्तान डूब चुका है दोस्तों। और ऊपर से इन्हें आईएमएफ लोन भी नहीं दे रहा। अभी तो आईएमएफ ने लोन मंजूर किया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तानियों को वो लोन मिला नहीं है, क्योंकि आईएमएफ ने अपनी कंडीशंस पाकिस्तान के गवर्नमेंट को अप्लाई करने के लिए बोल दिया है। जब तक ये अपनी कंडीशंस अपने लोगों पर अप्लाई नहीं करते, तब तक आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने वाला नहीं है। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में यह छपा है कि अब इंडिया मिडिल ईस्ट में अपना पावर बढ़ा रहा है और चाइना को टक्कर दे रहा है। इसी का फायदा उठाने के लिए अमेरिका इंडिया से दोस्ती कर रहा है। और यही रिपोर्ट देखकर पाकिस्तानी घबराए हुए हैं, क्योंकि इंडिया का पावर अब सारे मिडिल ईस्ट पर बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इंडिया कार्ड इन द न्यू ग्रेट गेम। नई शुरू होने वाली ग्रेट गेम में इंडिया कार्ड क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। मैं एनालाइज करूंगी एक आर्टिकल को जो कि यूएस मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में पब्लिश हुआ है। उनका आर्टिकल है इंडिया हैज़ बिकम ए मिडल ईस्टर्न पावर। वो लिखते हैं, ए डेकेड अगो आई वेंट टू इंडिया ऑन ए 3-week स्पीकिंग टूर दैट टुक मी टू न्यू दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड हैदराबाद. The idea behind the trip, which the US State Department sponsored, was to foster an exchange of ideas about the Middle East with officials in the Indian government, academics, students, and journalists. From the perspective of the diplomats who invited me, it was a great opportunity for Indians to understand a non-official US perspective on a part of the world that was likely to loom large for New Delhi in the future. I had a wonderful trip, but I came back skeptical about a future Indian role in the Middle East. India and Middle Eastern countries were already in various phases, of course. There were budding military and technology ties between India and Israel. India also imported a lot of oil from the Middle East, yet after my conversations with officials, diplomats, generals, it struck me that Indians did not want to play a larger role in Middle East. In the 10 years since my trip, things have changed. यहाँ से आगे वो लिखते हैं कि 10 साल पहले जब मैं गया था तो उस वक्त कोई और सोच थी, लेकिन अब इंडिया की सोच बदल चुकी है। तो आगे वो लिखते हैं कि इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट ए लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ये हम जानते हैं, हमने तो अभी रशिया से पहली मरतबा ऑयल लेना शुरू किया और वो भी डिस्काउंट पर नहीं मिला। हमने झूठ यूँ कह दिया जनाब ये हो गया, डिस्काउंट पे मिल गया, बहुत बड़ा ये कहाँ से वो रिफ़ाइन होकर आया है, कहाँ की रिफाइनरी में रिफ़ाइन हुआ, हमें ये भी नहीं पता चला। पता नहीं क्या बात है कि हमेशा से हमारे मुल्क में सीक्रेट्स बहुत होते हैं, यानी ये कि हर चीज़ में सीक्रेसी मिलती है, लोगों को पता ही नहीं होता, आवाम को पता ही नहीं होता, या वो किसी और ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता और नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी स्टेट होती है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं। आगे वो कहते हैं कि यूएस ऑफिशियल्स आर ऑब्सेस्ड विद एवरी मूव ऑफ चाइना इन द मिडल ईस्ट। कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है चाइना को कि वो मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर क्या करता नज़र आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी पॉलिसीज़ क्या जा रही हैं, किसके साथ उसकी कितनी ट्रेड है और वो कितना आगे बढ़ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त जब इंडिया को देखता है तो उसके लिए ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। मिडल ईस्ट में ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगहें जहाँ पर अमेरिका डायरेक्टली खुद नहीं पहुँच सकता, खुद इंटरवीन या पार्टिसिपेशन उसकी नहीं हो सकती, वहाँ पर उसका एक स्ट्रॉन्ग अलाय जो कि अब बन चुका है और उसका एक पार्टनर मौजूद है। उन प्लेसेस पे, उन पॉइंट्स पर वो पहुँच रहा है जहाँ पर अमेरिका डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता। बयान किया है जिस तरीके से, तो अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को एनालाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका काफ़ी अरसे से ये देख रहा था ये सारी सिचुएशन, और वो कीनली ऑब्जर्व कर रहा था चाइना को
और फिर मिडल ईस्ट को भी। और फिर उसने ये देखा कि इस वक्त अगर कोई चाइना की टक्कर पर है मिडल ईस्ट में तो वो इंडिया है। फिर उसने कहा ठीक है, ओके, जब ऐसा है तो क्यों ना हम हाथ मिलाएं। तो क्या ये जो अभी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के वहाँ पर विजिट और एक स्ट्रॉन्ग अलायंस की, इसके बाद वो एक और इंटरेस्टिंग एंगल पर बात करते हैं और वो है मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की मौजूदगी, यानी पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के गहरे ताल्लुकात, जिसमें वो कहते हैं कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ जहाँ इंडिया इतना मजबूत हो चुका है वहीं उस जगह पर कि जहाँ पर पाकिस्तान बहुत मजबूत हुआ करता था। लेकिन देखिए कि दो राइवल्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान की वहाँ पर प्रेजेंस है जब उसकी इतनी नहीं थी, लेकिन उसने अपने लिए इसको ये नहीं समझा कि अगर ऐसा है तो छोड़ो ये नहीं करते, या हमारी कैसे प्रेजेंस हो सकती है वहाँ पर। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स देखी कि जो स्ट्रेंथ हमारी है वो पाकिस्तान की नहीं है, हमारी जो वर्थ है वो पाकिस्तान की नहीं है। उनका रिश्ता इस्लाम का या मज़हब का और तरीके से है, लेकिन हम इससे आगे जा सकते हैं अगर हम कोशिश करें। उन्होंने कोशिश की और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए। अब हुआ ये है कि गो के हमारा पैसे का रिश्ता रह गया, और वो भी पैसे का सिर्फ लेन का रिश्ता, देन का नहीं, यानी वो हमें पैसा देते हैं और हम लेते हैं, यानी दो तरफा ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, वन वे ट्रैफिक है ये। उसमें वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको हम माइनस नहीं कर सकते, हम जिस जगह पर हैं जो भी है, लेकिन अब वो भी बहुत कुछ बदलता चला जा रहा है, लेकिन वो हमारे साथ हैं इस हद तक कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो पैसा दे रहे हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि जब मैं जाता हूँ तो मेरा चेहरा देखते हैं कि देखो फिर आ गया मांगने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हम तो कहीं के कहीं रह गए, सिर्फ जैसे मैंने कहा एक ही रिश्ता है उसके अंदर उन्होंने दे दिए हमें पैसे। करें जी आईएमएफ के 1.1 बिलियन डॉलर्स की 1.1 या 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो नवंबर में हमारे पास आने थे 2022 में, जून 2023 हो गया, बल्कि जून ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो अभी तक ये पैसे नहीं आए। क्या वजह है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। सगडार साहब कह रहे कि जो पॉलिटिकल मसला है, आईएमएफ कहता है कि नहीं जी हमारे कंसर्न इसीलिए है कि आपके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते और आप लोग जो हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं फिर उसकी वायलेशन करते हैं, तो इसलिए जो लास्ट टाइम हमने पैसे दिए थे अगर अभी दोबारा देंगे तो फिर आप वही करेंगे जब आपको, क्योंकि वोट लेना होता है, मार्केट में जाना होता है, वो सारी चीजें। ये आखिर किसका कसूर है? आवाम का कसूर है या फिर गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए कि इस मुसीबत से हम निकलेंगे कैसे? ये जिन जो बोतल से निकला हुआ इसको वापस बोतल के अंदर कैसे डालेंगे? हालांकि इस वक्त जो जनरेशन है वो इतना मैं कह रहा हूं ना कि अगर 5000 या 6000 मेगावाट का डिफरेंस है तो उसके लिए 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान में हो रही है। यकीन करें कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर 18 टू 22 आवर्स की लोड शेडिंग है 24 आवर्स में से। यानी आप सोचे कि उन लोगों को बमुश्किल 4 घंटे बिजली अवेलेबल है। यकीन करें ये नॉर्मल रूटीन की मैं आपको बात बता। अब क्या चीज है कि हम लास्ट 75 ईयर्स में से, मैं एक सूफी साहब हैं उनके साथ कभी कभार बैठने का इत्तेफाक होता है, वो मुझे काफी साल पहले उन्होंने एक बात की थी, कहते यार मैं कहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, किसी की भी आती है, वो एक इशू लेकर और उसको जड़ से साफ कर दे, सही कर दे। इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, बेसिक एक पकड़ ले, ठीक है, बाकी चीजें साथ साथ चलती रहे, लेकिन वो कहें कि यार इस 5 सालों के अंदर हमने इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। कहते हैं यार चलो 2 हुकूमतें, 3 हुकूमतों में हमारे अगर 3 प्रॉब्लम्स बेसिक जो है, अब जिस तरह एनर्जी क्राइसिस है, एजुकेशन का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो अगर ये 3 हुकूमतें 3 अपने टेन्योर्स में सही कर दें तो 3 प्रॉब्लम से तो हम निकल आएंगे, या हमारी उसमें जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं वो कम हो जाएंगे।